डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का स्टार्ट लिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस पर लेक्चर नंबर 16 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। आज का जो लेक्चर है हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, उसके लिए कौन सी डेरिवेशन आती है, इसको इंशाल्लाह आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। अपने हाथ में कलम ले लें, पेन ले लें, रजिस्टर ले लें। जो चीज़ें लिखवाता जा रहा हूँ उनको साथ साथ नोट करते रहें। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। अच्छा, अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेरिवेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो है, आपको ये तो पता है कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हमने बेसिकली जिस एटम को लेना है वो हाइड्रोजन एटम है। बोर एटॉमिक मॉडल में एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल हमारा स्टार्ट है। मेन हेडिंग जो हमारे पास जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल है। इसके एप्लीकेशन को हम देख रहे हैं। इसमें ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन अटैच होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है कशिश पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह गर्दिश कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह गर्दिश कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई एनर्जी भी होगी, जिसको हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है और इसके अंदर मोशन मौजूद है, हरकत मौजूद है, और इस हरकत की वजह से इसमें जो एनर्जी पैदा होगी उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक एनर्जी पैदा हो रही है जिसको नाम दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो मैंने इसकी तारीफ़ को आपके सामने ला चुका हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। दी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसकी जो एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है हरकत की वजह से इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हरकत कर रहा है, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होती है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लें। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास हरकत कर रहा है तो उस वक्त इसके अंदर हरकत की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर मौजूद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर मौजूद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहाँ अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर Z लिख लूँ और प्रोटॉन का चार्ज को मैं इसे शो करूँ तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो रही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कब पैदा होगी कि हमने यहाँ पर वर्क डन किया है। वर्क डन क्या किया है कि हमने इलेक्ट्रॉन जो है, लेट सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या था, मौजूद था, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कोई कशिश नहीं थी। हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पर मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान जब कशिश ना हो, हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पर मौजूद है। इन्फिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी पर मौजूद है। इन्फिनिटी
इन्फिनिटी से मुराद अक्सर लोग ये लेते हैं बहुत ज़्यादा दूर है ना, असल में 1 सेंटीमीटर भी एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाए 1 सेंटीमीटर तो ये भी इन्फिनिटी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान कशिश नहीं है। तो हमने क्या किया है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से न्यूक्लियस की तरफ ला रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो हमारे पास क्या होगी कि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन दूर से न्यूक्लियस के करीब आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन दूर से न्यूक्लियस के करीब आता है तो उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो बहरहाल यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। हमने वर्क डन जो किया है, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठाया है और यहाँ पर लाए हैं। तो यहाँ पर हमने वर्क डन किया है, ये वर्क डन हमने किया है। और ये वर्क डन हमने किया, वर्क के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है F मल्टीप्लाई बाई आर। F मल्टीप्लाई बाई आर, हमारे पास फोर्स और आर के दरमियान जो है रिलेशन पैदा होती है। तो ये वर्क डन हमारे पास हो रहा है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी F और R को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, F मल्टीप्लाई बाई आर। तो अब क्या होता है कि यहाँ जो वर्क डन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर ला रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन हमें नज़र आ रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ा है। तो यहाँ पर वर्क डन हुआ है और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वजह से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को यहाँ से यहाँ पर चेंज करके लाए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख रहे हैं। तो यहाँ वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ आपके पास क्या मौजूद है, द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो यहाँ वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन है जो फिक्स है, जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काम की सूरत में आपको नज़र आ रही है, इस चीज़ को नोट कर लें। अब आपके पास जब पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है, काइनेटिक एनर्जी भी आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, यहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी को हम नेगेटिव लेंगे, इसलिए नेगेटिव लेते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं ना इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ, तो इस चीज़ को दिमाग में रख ले कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होगी तो हम साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर इन दिस केस, इसको याद रखें, यहाँ पर इधर मैं लिख रहा हूँ, इन ब्रिंगिंग या in bringing the electron, जब हम इलेक्ट्रॉन को ला रहे हैं from infinity to nucleus attraction या शेल, जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम ला रहे हैं इन्फिनिटी से न्यूक्लियस अट्रैक्शन की तरफ हम ला रहे हैं, तो क्या होगा कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सो साइन ऑफ फोर्स इज टेकन नेगेटिव। जो साइन ऑफ फोर्स है, यहाँ फोर्स से मुराद हम क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो पैदा हो रही है ड्यू टू चार्ज है, ड्यू टू चार्ज है, इस चीज़ को भी याद रखें। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पैदा हो रही है वो चार्ज की वजह से पैदा हो रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो इसमें नेगेटिव साइन हमारे पास आता है। जब आपस में जो ये नेगेटिव पॉजिटिव को हम आपस में मिलाते हैं तो नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव से एनर्जी रिलीज होगी और नेगेटिव साइन हम लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हरकत कर रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है आर ई है,
इसको आप Q1 समझें, इसको आप Q2 समझें। कूलम लॉ के तहत कूलम लॉ हमें क्या बताता था? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R²। ये कूलम लॉ हमें बताता था। कोलम्बिक फोर्सेस आपके पास है। यहाँ पर ये Q1 E के बराबर है, या Q1 E के बराबर है, इसको Q2 कर लें। Q1 जो है Z E के बराबर है, Q2 जो है E के बराबर है। इसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नफ़ी, आपके पास नफ़ी ZE Q1 की जगह हमने ZE लिख दिया, ये Q1 की जगह ZE, Z से मुराद प्रोटॉन में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर इंशाल्लाह रेडियस को चेक करें, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई केमिस्ट्री वाला लिखें तो इंशाल्लाह आपको सारी लेक्चर तफसील मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने इसकी वजाहत की हुई है। तो यह एटॉमिक नंबर है Z, जितने प्रोटॉनों की तादाद, और E से मुराद चार्ज, जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज मौजूद है। और उसके बाद जो है Q2 हमारे पास क्या मौजूद है? ये हमारे पास मौजूद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर लिख देते हैं इसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ये R², तो हम इसको R² लिख देते हैं और मल्टीप्लाई बाई R कर देते हैं। ये R की वैल्यू तो पहले से पड़ी हुई है ना, तो यहाँ इस R के साथ ये R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है नफ़ी ZE² R। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपको ये तो पता है ना कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? टोटल एनर्जी बराबर होती है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर होती है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी इक्वेशन नंबर x कर लें। अब आपके पास जो है किनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ चुकी है, और टोटल एनर्जी में हम इनको क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं इसको साफ़ करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक घूंट पानी पी लूँ। आप जल्दी स्क्रीनशॉट इसको ले लें, या वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें जल्दी से। शाबाश, मैं सेट पर हो गया हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं। अब आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ये पोटेंशियल एनर्जी की। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ मज़ीद में वजाहत कर दूँ, एक वैल्यू जो है यहाँ पर मज़ीद भी हम डालते हैं, K की वैल्यू हम डालेंगे, K की वैल्यू को, ताकि हम वैल्यू को सही डाल सकें। यहाँ पर जो है एक चीज़ मैं मज़ीद वजाहत कर दूँ, टोटल एनर्जी को यहाँ साफ कर थोड़ा सा। कूलम लॉ जो है यहाँ पर K मौजूद है, ये K, और ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव K है, यहाँ पर भी नेगेटिव K है ये, और K की कीमत हमारे पास आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू के पास आ जाएगी, यानी हमने K की वैल्यू भी डाल दी है। ये Z² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपके सामने। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी किसके बराबर थी? किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हमारे पास थी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर x से शो किया है, इसको नोट कर लें, शाबाश। तो आपके पास जो है, अब हम टोटल एनर्जी में इसको पुटअप करते हैं। किनेटिक एनर्जी वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आपके सामने आ चुकी है। अब इसको हम पुटअप करते हैं आपके सामने। यहाँ देखें, टोटल एनर्जी बराबर हो गई किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी आपके सामने आ रही है ये नफ़ी ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ये R से R कट गए तो यहाँ R बचा है। ये आपके पास आ जाएगा फार्मूला,
टोटल एनर्जी का, कि किनेटिक एनर्जी कीमत पुट कर दें और साथ में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें। तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी, ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस नफी नफी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस नफी नफी, और ये हो जाएगा Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको साफ कर देते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इस एरिया को साफ कर दो, जल्दी नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें। इसको साफ होने जा रहा हूँ। अब ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब इस वैल्यूज में हम क्या करते हैं कि जब ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है कि हमारे पास, अब हम पीछे जो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको समझाया था कि दो किस्म की फोर्सेस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही होती हैं। दो किस्म की फोर्सेस इलेक्ट्रॉन पर लग रही होती हैं। आपने पीछे पढ़ा था। एक फोर्स, ये जो न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैंने नाम दिया था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस मजबूर कर रहा है कि आप दायरे में हरकत करें, यानी पकड़े हुए। द फोर्स विच इनफोर्स द बॉडी टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और ये पेयर की सूरत में होती है, और यहाँ पर एक कुव्वत लगेगी, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी ये, और यहाँ एक कुव्वत लग रही है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहती है। उस फोर्स को नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये पेयर की सूरत में काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है दायरे में हरकत कर रहा है, ना निकल रहा है ना अंदर की तरफ आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपस में सेम है। ये आपस में क्या है, सेम है। और इसी लिहाज से मैंने एक फार्मूला आपके सामने डिराइव किया था, अगर आप लोगों को याद हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अगर आप एटॉमिक रेडियस के लेक्चर को चेक करके आए हैं और इस टॉपिक में बैठे हैं तो इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने लिखा था mv² बटा R, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने लिखा था, याद हो तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये हो जाएगी ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये अब ये R से R गया तो आपके पास जो mv² बचा है वो बराबर है ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये वैल्यू आपके पास mv² की आ गई है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस वैल्यू को, इसकी जगह हम ये वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। अगर मैं इसे इक्वेशन बना लूँ कोई, लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर A कह रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर जो है B कह रहा हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv² फ्रॉम B इन इक्वेशन A, तो क्या हो जाएगी, putting the value of mv² from B in a equation A, we get,
हम हासिल करेंगे। तो क्या टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी, इसकी जगह हमने क्या डाल दिया 1/2, और ये हमने डाल दिया इसकी जगह ये वैल्यू। तो क्या हो जाएगा Z E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यह हो जाएगा नफ़ी, और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है ये हमने डाल दी Z E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। जब आप इसमें कीमतें ये पुट करेंगे तो आपके सामने ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, अब आप क्या करें कि यहाँ पर जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये वैल्यू इस तरह थी, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी Z E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R नफ़ी Z E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपके सामने आ जाएगी, ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर उसको मैं साफ़ करने जा रहा हूँ। शाबाश, जल्दी करें। उम्मीद है आपने नोट किया होगा उस वैल्यूज़ को। हम इसको साफ़ करते हैं जी। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सॉरी, थोड़ा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मुझे खांसी आती है, एलर्जिक कफ है। दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल सेहत अता फरमाए। तो बहरहाल लेक्चर भी जी चाहते कि आप लोगों को देता रहूँ, दरमियान में स्टॉप ना हो, वरना आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज कर रहे रहते हैं कि सर जी जल्दी करें, या किसी लेक्चर के दौरान आप मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं। इसलिए बहरहाल थोड़ा सा आप खांसी को बर्दाश्त करते रहेंगे। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, यहाँ इसके एलसीएम ले लेते हैं। ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हम इसके एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ये चीज़ एलसीएम ले लिया। अब ये कि 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R और ये आपस में कट जाएं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा Z स्क्वायर, यहाँ साइन नफ़ी है तो नफ़ी लगा दें। अब 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R है और ये 4 है, और 4 8 के ऊपर 2 मरतबा जाता है, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2ZE स्क्वायर। ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगे, चेक कर ले। शाबाश, हमने क्या लिया एलसीएम लिया, एलसीएम इसका, तो एलसीएम कितना आ रहा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कट जाए, एक बचेगा तो एक इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 1 ज़र 2, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 1, 4 1 ज़र 1, 4 1 ज़र 4, तो ये 4 जो है 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेबल नहीं आ रहे यहाँ, तो क्या रहा है 4 1 ज़र 4, ये 4 2 ज़र 8, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये तो Z स्क्वायर हो जाएगा। इतनी मैथ तो आपको आती होगी। अब हमने क्या किया है कि ये नफ़ी में है और ये प्लस में, ये एक प्लस और ये 2 है, इन 2 में से एक को निकाल दें तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पर ये नफ़ी बचेगा इनमें से, ये ए प्लस और ये 2 थे, तो 2 में से एक निकाल दें तो ये नफ़ी बच जाएगा। तो क्या बचेगा Z E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। टोटल एनर्जी जो Z स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R आपके सामने आ जाएगी। जल्दी से इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी करें, नोट कर लें इसको। अब ये वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। अब एनर्जी जो टोटल आपके सामने आ रही है इस सूरत में आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो R की कीमत आपके सामने लगी हुई है, अब आप R की कीमत को यहाँ पर पुट करें। जो R की कीमत आपके पास मौजूद है, इस R की कीमत को आपने यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप लोगों को याद हो, हमने रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को तफसीलन पढ़ा है। अब आप R की कीमत क्या करें, यहाँ पुट करें। शाबाश, नोट कर ले इसको जल्दी से। फिर R की कीमत को क्या करते हैं, पुट करते हैं। अब R की कीमत आपके पास मौजूद है n² s² एप्सिलॉन नॉट Z E स्क्वायर पाई m।
आर की कीमत जो आपके पास मौजूद है, आर की कीमत एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर की कीमत जो आपके सामने आ रही है। जेड ई स्क्वायर पाई और एम, जेड ई स्क्वायर पाई और एम, ये आर की कीमत है। आप लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं। रेडियस अगर आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से डिराइव हुई है तो यूट्यूब पर लिखें डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बाय केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये क्वेश्चन मिल जाएगी। तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट बाय केमिस्ट्री वाला, तो इसको मैंने तफसीलन डिस्कस किया हुआ है। तो ये आर की वैल्यू आपके पास मौजूद है। इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, टोटल एनर्जी के साथ इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। अगर टोटल एनर्जी की जगह मैं ए लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा ना आप लोगों के लिए, तो मैं ये लिख देता हूँ। तो क्या एनर्जी जो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आप इसको इक्वेशन देना चाहते हो दे दे कोई इक्वेशन का नाम। लेट सपोज जो है आप इसको इक्वेशन देना चाहते हैं जेड कर दें, जेड, कोई मसला तो नहीं है ना। तो आप क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर from equation x in a equation z, we get। तो क्या करें आप यहाँ पर, ये जो x है ये r की वैल्यू है, इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो क्या आएगा आपके पास, एनर्जी आपके पास आ जाएगी। एनर्जी तो आपके पास क्या आएगी, जेड ई स्क्वायर, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की जगह आपने पुट कर दिया ये वैल्यूज, ये वैल्यू आपने पुट कर दी है आर की जगह, ये वैल्यू पुट कर दी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये और फिर ये वैल्यू जेड ई स्क्वायर पाई और एम, ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब इसमें से देखें कोई वैल्यू कटती है तो उसको काटना चाहते हो तो काट दें ठीक है, तो मेरे ख्याल से नहीं काट रही। ये जो वैल्यूज़ हैं बट्टे के नीचे बट्टा है तो यहाँ आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। तो अब आपके पास जो ई की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख लूँ इसको, यहाँ नज़र आ रहा है आपको, ई की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ई की वैल्यू ये ऊपर गया तो ये जेड था, ये ऊपर गया, ये जेड ऊपर गया तो मैं इसको जेड स्क्वायर लिख लूँ। ये जेड था, ये ऊपर गया जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर था, ये ई स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो ई 4 लिख दूँ, ई स्क्वायर था ऊपर जाएगा तो इसको ई 4 लिख दूँ, ये ऊपर गया। अच्छा ये पाई के साथ पाई गया, पाई के साथ पाई गया, कट जाएगा, इस एम को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा 8, ये क्या रह गया एप्सिलॉन नॉट, आज एक एप्सिलॉन नॉट ये भी पड़ा हुआ है, स्क्वायर लिख दूँ, और उसके बाद एन स्क्वायर और एच स्क्वायर, एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। ये क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट की इक्वेशन आपके सामने आ चुकी। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा कट जाए लेकिन उम्मीद है नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है और बिल्कुल आप साफ देख रहे हैं। इस तरीके से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के सामने आ चुकी है। ये फार्मूला जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, जिसको हम नाम देते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ये आपके सामने आ चुका है।
इसको जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोगों के सामने आ चुकी है, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। फिर थोड़ा इसको साफ़ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम इसको साफ़ करने जा रहे हैं। तो अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपके सामने आ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास कितनी आती है। ये वैल्यूज़, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश। अब हम इसकी थोड़ी सी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको अलग कर लेते हैं। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ लगे हुए हैं, अब इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। मैं वक्त तो बहुत देता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोगों को मिल जाए। अच्छा जी, अब ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने मौजूद है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उनको अलग करें। ये Z है और ये N है, इसको अलग कर देते हैं। Z स्क्वायर और N स्क्वायर, इसको मैंने अलग कर लिया, Z स्क्वायर को और N स्क्वायर को अलग कर लिया। बाकी क्या बच गया उसको देखें, जो आपके सामने बचा है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, बाकी जो है वो आपके पास आ गया Z स्क्वायर, E4 बच गया, 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बच गया, और उसके बाद H का स्क्वायर बच गया। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़, ये एटॉमिक Z तो हमने वहाँ लिख दिया, सॉरी, यहाँ आपके पास बच गया M, ये Z गया, E4 और M बच गया। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास चार्ज मौजूद है, ये आपके पास जो मौजूद है ये तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 8, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, कांस्टेंट है, H प्लैंक कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई Z स्क्वायर और N स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब यहाँ जो कांस्टेंट यूज़ हुआ है उसको रेडबर्ग कांस्टेंट का नाम देते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट, एक साइंटिस्ट था रेडबर्ग ने इसको इजाद किया था और उसने अपने ही नाम के ऊपर जो है इसके नाम को रख दिया है, रेडबर्ग कांस्टेंट का हम इसको नाम देते हैं। अब हमारे पास जो है इस कांस्टेंट की वैल्यूज़ आप लिखते हैं, जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू को तो पता होता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.18। अच्छा, यहाँ पर जो है ये नफ़ी का साइन जो है हम नहीं ले रहे, नफ़ी का साइन लेते रहे, ये यहाँ पर भी नफ़ी का साइन, यहाँ पर भी नफ़ी का साइन, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही थी यहाँ पर, जब इसको ऊपर ले गए थे, यहाँ पर टोटल एनर्जी जो हमारे पास आई थी यहाँ पर हमें डाली थी, ये यहाँ पर नफ़ी का साइन मौजूद था, ये यहाँ पर ये नफ़ी का साइन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, ये नफ़ी का साइन। तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 2.18, 2.18 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 18, ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 18 जूल पर एटम, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई, आप इसको मल्टीप्लाई करें, Z स्क्वायर N स्क्वायर, तो एक वैल्यू आपके सामने जो मुख्तसर से निकल रही है जूल पर एटम के हिसाब से, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ, मल्टीप्लाई बाई Z स्क्वायर N स्क्वायर जूल पर एटम, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब रेडबर्ग कांस्टेंट आप लगा देते हैं तो जूल पर एटम के हिसाब से आपके पास ये वैल्यू आई, सॉरी। अब Z की कीमत, चूँकि हाइड्रोजन एटम ने हमने इस्तेमाल किया था, और हाइड्रोजन एटम के लिए Z की कीमत जो हम लेते हैं, हाइड्रोजन एटम Z की कीमत जो हम लेते हैं वो 1 लेते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z की कीमत ली जाती है वो 1 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर 1 डाल देते हैं, तो आपके पास जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी
वो आ जाएगी 2.18 ज़रब 10 तक नफ़ी 18 मल्टीप्लाई बाई 1 को स्क्वायर ले तो 1 ही आएगा, n स्क्वायर जूल पर एटम। अगर इस क्वेश्चन को मैं से लिख लूँ, E इज इक्वल टू 2.18 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। जूल पर एटम आपके पास आ जाएगी। तो वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद हैं, आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकेंगे। इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके आप आसानी से न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे। ये जितनी जो वैल्यूज़ आपके सामने मौजूद है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ये En के हिसाब से शो किया जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एक पहले ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखें, दूसरे में है तो 2 लिखें, तीसरे में है तो 3 लिखें। जिस ऑर्बिट में, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसके लिहाज से आप इस वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। उस लिहाज से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं थोड़ा सा, उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। जल्दी से नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, अब हमने आपकी किताब ने इसको किलो जूल पर मोल के हिसाब से भी लिखा हुआ है। किलो जूल पर मोल के हिसाब से भी इन वैल्यूज़ को लिखा हुआ है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल के हिसाब से वैल्यूज़ को लिखा हुआ है। अब देखें, हमारे पास ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है 2.18 ज़रब 10 तक नफ़ी 18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये जूल पर एटम है। अब हम क्या करते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगी 2.18 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 18 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अगर मैंने इसको मोल में कन्वर्ट करना है, एटम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ, तो ये एटम मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 पर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। अब ये बन जाएगा किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल के हिसाब से आ जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ नफ़ी की वैल्यू आपको डालनी ज़रूरी है, मुझसे भूल रही है तो यहाँ नफ़ी डालना ज़रूरी है, यहाँ नफ़ी ज़रूर डालें, ठीक है ना। नफ़ी की वैल्यू को ज़रूर डालें, ये ठीक है। तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़। अब आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किलो जूल पर मोल में मालूम करना चाहते हैं, तो इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, 1000 पर डिवाइड करें और कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख कर दें। ये हो जाएगा 1312.36, 1312.36 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। यह हो जाएगा किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने जो किलो जूल पर मोल के हिसाब से फार्मूला आना था वो आपके सामने आ चुकी है। सॉरी, तो जल्दी से नोट करें, शाबाश, नोट करें, नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर लें। अब हम क्या करते हैं कि अगर n की कीमत 1 है, n की कीमत हमारे पास 1 है, तो इसको ग्राउंड स्टेट का नाम दिया जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मौजूद है, तो ग्राउंड स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो E1 आपके पास आ जाएगी 1312.36 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी E1 इज इक्वल टू 1312.36। अच्छा, यहाँ पर नफ़ी का साइन मैं भूल रहा हूँ, आप लोगों से गुजारिश है इसको ज़रूर लिखें, ये मुझसे गलती हो रही है, ठीक है ना। तो 1312.36 आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने मौजूद है इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सामने आ चुकी है। ये इस वैल्यू को नोट करें और ये हो गया किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल यहाँ पर भी लिख देते हैं किलो जूल पर मोल के हिसाब से आएगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट आपके सामने आ चुकी है। इसको नोट कर लें, शाबाश, जल्दी से नोट कर, जल्दी से। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब सेकंड ऑर्बिट को देखें, थर्ड ऑर्बिट को देखें, फोर्थ ऑर्बिट को देखें, फिफ्थ ऑर्बिट को देखें। इन्हीं वैल्यूज़ को आपने पुट करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, पुट करना है। ये वैल्यूज़ आपके सामने आ चुकी हैं। इन्हीं वैल्यूज़ के लिहाज से आपने अब एनर्जी को क्या करना है, पुट करना है, इन्हीं वैल्यूज़ के लिहाज से। अब देखें आपके सामने मौजूद है E2 लें, n की कीमत 2 ले लें। यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखना चाहते हैं, E2 आप मालूम करना चाहते हैं, तो E2 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, E2 बराबर है नफ़ी 1312.36। यहाँ n की कीमत में 2 लिखी है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा किलो जूल पर मोल। तो आपके पास E2 जो आएगी क्या हो जाएगा, 1312.36, ये हो जाएगा 4 पर इसको डिवाइड करें, शाबाश, जल्दी से डिवाइड करें। तो आपके पास वैल्यू आएगी नफ़ी 328.32, नफ़ी 328.32 किलो जूल पर मोल। ये E2 की कीमत आपके सामने आ जाएगी। E3 मालूम करना चाहते हो तो क्या होगा, 1312.36, यहाँ पर 3 डाल दें, E3 यानी n की कीमत जो है यहाँ पर आपने क्या ले रखी है, n की कीमत 3 ले रखी है, तो 3 3 ज़र n स्क्वायर है ना, यहाँ पर n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर यहाँ 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। तो शाबाश, इसको डिवाइड करें और आपके पास वैल्यू आएगी, डिवाइड करें 9 के ऊपर, आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 की 145.92 145.92 किलो जूल पर मोल। इससे ये पता चल रहा है ना कि E1 आपके पास ये थी, ये वैल्यू थी E1, ये वैल्यू जो आपके सामने आ रही है ये E2 है, और ये वैल्यू देखें E3 है। ये नफ़ी 13.12, ये नफ़ी 32.8, ये है नफ़ी 145। तो आप देख रही हैं कि एनर्जी बढ़ रही है। जितना हम शेल से जा रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस है, ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है। यहाँ की एनर्जी है E1, यहाँ की एनर्जी है E2, यहाँ की एनर्जी है E3। हम जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। असल में नफ़ी का साइन है ना, नफ़ी के साइन में मैग्नीट्यूड कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगी ना। ये 1332 नफ़ी में है, ये 328 नफ़ी में है, ये 145 नफ़ी में है। तो जितना ये कम होता जाएगा नफ़ी के साइन की वजह से हम कहेंगे बढ़ रही है। इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाते थे ना, एनर्जी क्या कहे, मैं क्या कह रहा था, एनर्जी रिलीज़ होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ आएगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन में आएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया था पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल को नेगेटिव लेते इसलिए हैं, चार्ज लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो रही है। इसलिए वहाँ पर चार्ज का जिक्र करना ज़रूरी था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि जितना हम इलेक्ट्रॉन जो इससे दूर हो रहे हैं तो हमारे पास जो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि एज इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीज। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इस चीज़ को।
तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगे हुए हैं। अभी आप आसानी से प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। जो आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगा हुआ है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 जो लगा हुआ है आपके कोर्स में, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.1 या प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.2 है, सॉरी 1.1 2.2 है। 2.2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये कहता है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की कीमत जो है आपसे फाई दे रहा है और कहते हैं एनर्जी ऑफ फाई निकालें, और एन की कीमत आपको जो है सॉरी यहाँ 4 दे रहा है और एनर्जी ऑफ 4 निकालें। एन की कीमत फाई दे रहा है, एनर्जी ऑफ फाई निकालें। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपके पास जो फार्मूला लगा हुआ है, आप E4 ले लें, E4 और यहाँ पर ले लें 1312.36। एन की कीमत 4 है तो यहाँ पर एन स्क्वायर था, 2 2 4 4 16 हो जाएगी। एन की कीमत 4 है ये, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। तो 16 पर डिवाइड करें, आंसर आपके पास निकल आएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर दें। एन फाई आप मालूम करना चाहते हैं, एन की कीमत 5 है। E2 आप मालूम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1312.36। तो 5 का स्क्वायर लोगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करें तो आपके पास E5 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ऑब्जर्व करेंगे आप जितना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो अब जल्दी से इसको नोट करें जल्दी से नोट कर लें इसको, शाबाश, जल्दी से नोट करें, नोट कर लें, शाबाश शाबाश शाबाश, नोट कर लें। हाँ, यहाँ पर एनर्जी का गैप